हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल EB क्लासेस। माय नेम इज़ महावीर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम MTS के सारे क्वेश्चन, CHSL के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है उन्हें हम कवर कर रहे हैं। तो आज क्लास नंबर 9 है और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, ठीक है, ये MTS का एग्ज़ाम जो कि 2 नवंबर तक चलने वाला है। तो आप अपना एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अगले कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये हम्बन टोटा पोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। ये हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका में है। और अगर वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसका अन्य नाम जो है ये मगमपुरा महिंदा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। ये महिंदा राजपक्षे जो है वहाँ के कौन है, तो ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, क्योंकि दोनों भाई एक साथ हैं। इसका अन्य नाम क्या है, तो मगमपुरा महिंदा राजपक्षे, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के अभी करेंटली। और वही वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो गोतबया राजपक्षे हैं। और अगर बंदरगाह का, ये जो बंदरगाह है हम्बन टोटा, इस हम्बन टोटा बंदरगाह का पहला चरण जो है ये 18 नवंबर 2010 को खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कुनैन जो है ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो है ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 8 ग्रहों में यहाँ 8 ग्रहों में बृहस्पति जो है सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है। तो 8 ग्रहों में, तो यहाँ आंसर जो होगा 5वां आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि 8 ग्रहों में बृहस्पति जो है ये सूर्य से 5वें स्थान पर है। और अगर हम पूरे जितने भी 8 प्लैनेट है उनकी बात करें तो नंबर वाइज है। जैसे कि शुरू में बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, ये सीरीज वाइज है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस को हम अरुण कहते हैं, और नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5वां आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर होगा परावर्तित किरण हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि पृष्ठ जो है मतलब सरफेस से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश, कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश जब किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराती है और वो जो वापस आती है उसे क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। गर्म करने पर कोई भी वस्तु को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर जो है ठोस, जो है किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म कर रहे हैं और सीधे वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस जो पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है। तो विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दुर्गा वाहिनी। दुर्गा वाहिनी इसका सही आंसर है। ठीक है, दुर्गा वाहिनी इसका सही आंसर है। अगर तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है, तो दुर्गा वाहिनी। और वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 को हुई थी। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 को हुई थी। और इसकी महिला शाखा जो है दुर्गा वाहिनी की स्थापना 1991 में साध्वी रिंत भरा ने की थी। तो इसका देख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ क्या पूछा जाएगा, उस हिसाब से आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि अलवार किसके उपासक थे। ये अलवार जो है किसके उपासक थे, तो अलवार जो है ये भगवान विष्णु या फिर विष्णु के अलावा हम नारायण भी कह सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर आप मैंने सर्च किया था तो वहाँ विष्णु मतलब भगवान विष्णु को ही नारायण कहा जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से है, लेकिन सही आंसर विष्णु होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? विष्णु होगा। अलवार किसके उपासक थे? तो अलवार जो है विष्णु के उपासक थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें फ्रेंड्स, तो जापान के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये उस समय पूछा गया था कि जापान के प्रधानमंत्री कौन बने, तो जो कि योशीदे सुगा इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, मैंने पिछली वीडियो में ही कह दिया था, जितने ही मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, उसमें जितने ही मैंने क्लास लिए, मैंने हर क्लास में कहा है कि मैं करेंटली क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, क्योंकि अपडेटेड रहना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता वहाँ डेट वाइज कुछ पूछ दे कि इतना से मार्च तक कौन थे, या फरवरी तक कौन थे, या अभी सितंबर में कौन थे, इस तरह से। तो अभी वर्तमान में अगर जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो फूमियो किसीदा, जो कि अभी हाल फिलहाल में इनको बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में कौन है जापान के प्रधानमंत्री? तो फूमियो किसीदा, जो कि 2021 में बनाया गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1838। 1838 में, 1838 में भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसके इसका उद्देश्य जो है भूस्वामियों द्वारा अपनी जमीन रक्षा करना, सरकार के प्रयासों को कानूनी माध्यम से विफल करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि 1838 में जो है कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और जो इसका मेन पर्पस जो था, ये जो भूस्वामी थे और उनके द्वारा जो अपनी ज़मीन रक्षा करना या सरकार के प्रयासों को कानूनी माध्यम से विफल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि किस राज्य में पटचित्रकारी पाई जाती है? तो ये जो राज्य है पटचित्रकारी, ये भी क्वेश्चन बहुत CVT 1 जो फ्रेंड्स NTPC CVT 1 जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में जो है चित्रकारी पाई जाती है? तो ये जो है इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में पूछा गया है कि गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर ही है? तो अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा होगा NTPC CBT 1 या इससे पहले ग्रुप डी, तो वहाँ पर ही क्वेश्चन जो है ये घासीराम वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा गया, आप बहुत सारे शिफ्ट में रिपीट हुए थे। तो गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। और अगर वहीं हम इसका प्राचीन नाम की बात करें, गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम जो है संजय गांधी नेशनल पार्क जिसे पहले कहा जाता था, और जिसमें कि प्रमुख जानवर जो पाए जाते हैं जो कि नीलगाय है और बाघ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो था ये रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पिता का नाम जो है ये विश्वनाथ दत्त हो जाएगा और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी विवेकानंद जो है उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, और पूरा नाम जो है मतलब कि उनके बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। और उनका जन्म जो है 11 सितंबर 1893 में शिकागो में हुई थी। और विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, और यह भाषण जो है मतलब कि वही एक भाषण था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी बार चर्चा करते हैं। तो ये वही भाषण है कि विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि नाभिकीय विखंडन में कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल होता है? तो नाभिकीय विखंडन में कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन में कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल होता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही ऐसे तो यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है, इसका सही आंसर जो होगा यूरेनियम 235। लेकिन इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला ईंधन जो है जिसका नाम क्या है? तो यूरेनियम 235। तो फ्रेंड्स ये वाला जो है
ये वाला यूरेनियम 235, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला जो ईंधन है वो यूरेनियम 235 है। और यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ जो MEV लिखा हुआ मेव, इसका मतलब हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा मुक्त होती है। और 4 प्रोटॉनों के संलयन से 26.8 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकलती है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होगी, MEV का मतलब हो गया कि मेगा इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वहीं 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर सही आंसर होगा बेनजीर भुट्टो। ठीक है, बेनजीर भुट्टो। क्वेश्चन क्या था कि पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बेनजीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि फ्लोएम हमेशा कहाँ प्रभावित होता है। तो फ्लोएम जो है ये हमेशा कहाँ प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स ये कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक ये प्रभावित होता है। फ्लोएम जो है हमेशा कहाँ प्रभावित होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक प्रभावित होता है। और फ्लोएम पता है फ्रेंड्स, ये पेड़ पौधों में फ्लोएम जो है, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ठीक है। अगर बात करें कि पेड़ पौधों में जो पानी जो पहुंचाता है, ठीक है, पानी जो पहुंचाता है वो फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है, और खाना जो पहुंचाया जाता है वो इसके द्वारा, क्या बोलते हैं, फ्लोएम। और एक तो क्या था फ्रेंड्स, जो भी है फ्रेंड्स आप एक बार देख लेना इसे, ठीक है। तो अभी मुझे उस पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा जे कैपलर, मीन्स जॉनिस कैपलर। ग्रहों की गति के नियम की खोज जॉनिस कैपलर ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है कि अरुंधति रॉय की बुक है। तो यहाँ वो बुक नहीं, यहाँ बुक है कि गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका। गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसका सही आंसर होगा यशवर्धन शुक्ला। और वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर ही पूछा गया है कि जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में DFCCL के एग्जाम हुए थे जिसमें जीडीपी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है, तो जीडीपी जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो अब यह सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जीडीपी जो है, जीडीपी में क्या क्या चीज़ शामिल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा सकता है कि जीडीपी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा देख सकते हैं जीडीपी के अंतर्गत अगर की बात करें तो यहाँ कंजम्पशन जिसे सी से डिनोट करते हैं। ऐसे अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो जीडीपी इक्वल टू C+I+ नेट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो C मीन्स कंजम्पशन हो जाएगा, और वहीं प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंड मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए खर्चे, और नेट एक्सपोर्ट मतलब कि कुल निर्यात, ठीक है। ये सारे जो है इंक्लूडिंग जीडीपी, तो जीडीपी में ये सारे तत्व जो है शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है कि अगर एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है, मीन्स ये अगर हम बात करें तो ये जैसे कि ये पानी है, ठीक है, और यहाँ इस तरह से एक नाव है, और ये सपोज किनारा होगा। फ्रेंड्स ये किनारा है, ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किनारा है। तो ये जो किनारा है, अगर यहाँ पर इस तरह से एक आदमी अगर यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में, मतलब ये पानी जो है, ये वाला पानी जो है ठहरा हुआ है,
और एक नाव पे वो खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है, मीन्स ये जो है तट मैंने किनारा, ये वाला हिस्सा तट है, तो तट की ओर अगर चलेगा तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग न्यूटन का लॉ पढ़े हैं, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ उस तरीके का मतलब वही नियम फॉलो होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ही तट की ओर आएगा, मीन्स यहाँ पर तट की ओर आएगा, तो जो है नाव जो है, यहाँ पर पूछा है कि नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये तट की ओर आएगा या चल के या फिर इसके, तो नाव तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही आ जाएगा ना, मतलब नाव जो है वो तट से दूर होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरे हिसाब से आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश शामिल है। तो इसका आंसर जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश शामिल है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, और अगर हम बात करें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम स्थायी सदस्य की बात करें तो चाइना हो जाएगा, फ्रांस, रशिया, फिर यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो अगर हम उसको उस तरीके से बात करें कि अगर आपको याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम पूछता है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश में शामिल है, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि A, B, C, F और R। अब आप कहिए कि ये ABCFR क्या है, तो A फॉर अमेरिका, B फॉर क्या फ्रेंड्स, तो B फॉर ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन मीन्स यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को ही हम लोग ब्रिटेन कहते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, तो ABCFR करके आप इसे याद रख सकते हैं। और वहीं अगर मतलब ये 5 जो है स्थायी सदस्य है, और अगर हम बात करें कि 10 अस्थायी, तो 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। मतलब कि वो जो अस्थायी सदस्य है वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में सदस्य देश शामिल होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ये 2 साल के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने पहले भी कहा है कि इसके बाद मैं NTPC CBT 2 और SSC GD ग्रुप D इसकी सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्द पहुँच जाएगी। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड्स आप पर एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अगर नहीं लगा रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। अभी NTPC CBT 2 होने वाले जिनके भी 60 से ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, 60 मार्क्स से ऊपर है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उनके जो प्रीलिम्स है, PT जो है, उनके चांसेस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो फिर CBT 2 में अगर 120 क्वेश्चन रहेंगे तो 120 में हम लोग कुछ भी करके कोशिश ये करना है कि हम लोग किसी भी हालत में 95 प्लस मार्क्स लेके आना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अब हम सीट नहीं देख सकते, क्योंकि दिन भर दिन क्या है, कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है। ठीक है, घर बैठे हम लोग को लगता है कि घर बैठे पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है या फिर और दूसरी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आजकल बहुत सारे मतलब ये चीज़ आ गए, रिसोर्सेस आ गए, जहाँ से बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, कैंडिडेट जो है पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को तैयारी करनी होगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, आज का क्लास इतना ही रहा। थैंक यू।